नमस्कार। पिछले वाले क्लासेस में आपने पोटेंशियल के बारे में पढ़ा, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना सीखा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल आपने सीखा। देखिए, ऑनलाइन क्लासेस में कुछ लिमिटेशंस हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं बता सकते, इसलिए आपको निश्चित रूप से अपनी बुक्स के थ्रू तो जाना ही होगा। जो भी चीज़ें आपको उससे एडिशनल चीज़ें मिलती हैं उनके न्यूमेरिकल्स लगाइए, और न्यूमेरिकल्स लगाने के बाद जो प्रॉब्लम्स आती हैं प्लीज़ उसे शेयर करिए। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे, जब तक आप पूछेंगे नहीं, तब तक उसको बता पाना मुश्किल होगा। और पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करना, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद, कुछ प्रॉब्लम्स करने के बाद, आज हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे एंटर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड द टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इससे पहले कि मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक शुरू करूं, मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझाता हूं। जैसा कि आपको 11th में पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट में ये समझाया जा चुका है कि पोटेंशियल एनर्जी का टर्म हमेशा ही कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंडर आता है, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस में ही एनर्जी को स्टोर किया जाता है, और एनर्जी का जो स्टोर्ड फॉर्म होता है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। 11th में आपने क्या किया था? 11th में आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने अर्थ के ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, G m1m2/r, और उसमें नेगेटिव साइन आया था, और जो नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा था वो अट्रैक्टिव फोर्स को करता था। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आपको याद होगा, हम लोगों ने स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में पढ़ी थी, जिसका फॉर्मूला था 12kx²। अब हम चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमने क्या किया था? तब भी हमने जब हम ग्रेविटेशन पढ़ते थे, तो हम ग्रेविटेशन में जितने भी मासेस थे उनको इनफाइनाइट से लाके एक असेंबली बनाते थे, एक सिस्टम बनाते थे, और हम उसका वर्क डन कैलकुलेट कर लेते थे, और उसी वर्क डन को हम लोग बोलते थे पोटेंशियल एनर्जी। मतलब अगर हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करनी है, तो इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द मासेस फ्रॉम इनफाइनाइट एंड मेक अ कॉन्फ़िगरेशन, मेक अ सिस्टम ऑफ मासेस, और द वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज इट इज conservative force, and the total amount of the work is stored in the form of energy, and that energy is called the potential energy. Because we are now in the chapter of charges, that is called electrostatic, and we know that the potential for the reference, now we consider the potential at infinity is 0. याद रखिएगा, पोटेंशियल इनफाइनाइट पे 0 होगा, ये रेफरेंस है, और इनफाइनाइट से चार्जेस को लाके एक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, और जितना भी वर्क डन करना पड़ेगा उसे हम पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। तो हमारा पर्पस है टू ब्रिंग द चार्जेस फ्रॉम इनफाइनाइट एंड टू मेक अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब हमारे सिलेबस में क्या है और हम क्या पढ़ने वाले हैं? हमारे सिलेबस में, याद रखिएगा, हमारे सिलेबस में सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी 2 चार्जेस के सिस्टम की है, लेकिन हम 3 चार्जेस की सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी तक पढ़ेंगे। इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि आप इसको रिलेट कर पाएंगे मल्टीपल चार्जेस की प्रॉब्लम के लिए। तो सबसे पहले तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी क्यों है? नेचुरल सी बात है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी? ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी as per formula wise and as per concept wise. Now, what is potential in actual? It is the amount of work done to bring unit charge from infinite to any point in the electric field. That is unit charge. And what is the formula for the potential? It is W upon Q, work done upon charge. तो यूनिट चार्ज का मतलब है चार्ज का वैल्यू हमने 1 कूलम रख दिया है या 1 यूनिट रख दिया है, और यूनिट रखने से हम एक यूनिट चार्ज को लेके आ रहे हैं, यानी उसके वैल्यू को हमने फिक्स कर दिया है। अंतर अब यहां क्या है? आपके पास अगर आप फॉर्मूला लिखते हैं V इज इक्वल टू W अपॉन Q, प्लीज आप देखिएगा, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, तो आपके पास पोटेंशियल आएगा या पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। लेकिन अगर आप W निकालेंगे ना, वर्क डन निकालेंगे, अगर आप चार्ज को यूनिट नहीं करेंगे, किसी भी चार्ज को लेके आ जाएंगे, तो वो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। मतलब there is nothing, no difference between the potential and potential energy, but the potential is work done to bring unit charge W upon Q.
बट व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? ओनली द वर्क डन. आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है. तो एक तरीके से व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल एनर्जी? इफ यू वांट टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, देन मल्टीप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम चार्ज. चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो. कौन से चार्ज से? टेस्ट चार्ज से, जिसे लाना है. द चार्ज दैट हैज टू बी टेकन फ्रॉम इंफिनिटी, दैट इज टेस्ट चार्ज. The charge which is already in the electric field, already in the which creates the electric field, that is source charge. तो अगर आप पोटेंशियल को V को, कैपिटल V को, पोटेंशियल डिफरेंस को स्मॉल q का मतलब है एक टेस्ट चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आप पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेते हैं. अब आप सोचिए, मैं थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए. आप बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आपको. मान लेते हैं आपने कई सारे चार्जेस को इनफाइनाइट से एक सिस्टम बना दिया, मतलब आपने काम करना पड़ा होगा. लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज बीइंग हैपन व्हेन यू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी. Initially you bring one charge from infinity and place it in a particular position. Okay. When you take another charge from infinity, then you will have to work against the electric field of the first, because the first charge becomes the source charge. Now it has been fixed. When the second charge is taken from infinity, so now you have to do certain amount of the work against the first electric field of the first charge. When you are doing certain amount of the work, that work is stored in the form of energy. Now you are bringing third charge, fourth charge, fifth charge. If you are bringing third charge, then how many electric fields are already there? 2 electric fields. Due to first charge that has been fixed, due to second charge that also has been fixed. तो ये दोनों चार्जेस फिक्स हो चुके हैं, तो ये सोर्स बन चुके हैं, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर चुके हैं. तीसरे चार्ज को अगर आप लेके आते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इन दोनों चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से के अगेंस्ट आपने काम करना पड़ेगा. यानी जितने ज्यादा चार्जेस का आप क्या बनाएंगे, सिस्टम बनाएंगे, उतना ही ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, और उतनी ही ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, स्टोर होगी. तो नाउ व्हाट इज, अब है क्या, देखो मैंने दोनों चीजें बता दी आपको कि what is the potential energy? Potential energy is the amount of work done to bring the number of charges from infinity to make a configuration of charges, make a system of charges. दूसरा, it is calculated by work done. Okay, now you are what, मान लेते हैं कि आपने 3 चार्जेस का एक सिस्टम बना रखा है. यानी 3 चार्जेस क्या हैं, फिक्स है, एक सिस्टम बना रखा है. 4 चार्जेस का एक सिस्टम बना रखा है. अगर ये फ्री है, आप छोड़ देते हो इनको, क्या होगा, कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल काइनेटिक. यस, पोटेंशियल एनर्जी जो कि अभी कॉन्फ़िगरेशन में बनी हुई एनर्जी थी, वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. इसका मतलब जो फॉर्मूला मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी के लिए बता रहा हूं, Q into V, वही फॉर्मूला किसके लिए हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के लिए हो जाएगा, Q into V. मतलब अगर आप किसी भी चार्ज पार्टिकल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ देते हो और आप कहते हो कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो फॉर्मूला बनेगा Q into V. क्यों? जब आपने उस चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, प्लेस किया हुआ है, जबरदस्ती रखा हुआ है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी. जब आपने उसे रिलीज कर दिया, अब उसकी कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल काइनेटिक में. यानी क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी होगी. वेरी गुड. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि अगर आप किसी बुक में ये पाते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो है वो इक्वल दिखाई देगी आपको, Q into V से काइनेटिक एनर्जी निकाली जा रही है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत करिएगा. मैं इस कॉन्सेप्ट को फिर से आपको समझाता हूँ. जब इतने सारे टेस्ट चार्जेस के अगेंस्ट काम करना पड़ता होगा, तो एक्सेलरेटेड नहीं होती बॉडी. अब मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ डायग्राम बना के, तो शायद आपका एक क्वेश्चन अपने आप ही दूर हो जाएगा. पहले मैं समझाता हूँ कि एक चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, फिर समझाता हूँ 2 चार्जेस के लिए क्या होती है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, और आउट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है. Now we are going to find the electric potential energy of single charge, one charge, isolated charge. Number 1, what is the first topic? In absence of external electric field, मतलब there is no electric field. The electric field is 0. So, and the charge is bring from infinity. Infinity means everywhere is infinity because there is no electric field. So, whenever you want to calculate the work done, so work done will be calculated by force. When the charge is being taken from anywhere to anywhere in absence of electric field, let the charge is placed over there, it is Q1 and the distance from the origin is R1. So what work has to be done to place that charge at point A? What work has to be done? What is the force on it? FR1.
What is the force on it? There is no electric field. Field. There is no electric field. You are placing a charge q1 at any point. There is no electric field in the space. What is the force on it? There is no electric field. Zero. Zero because amount F of is the equals force, to amount of the force is Q Q into into E. E. If there is no electric field, then there is no force. If there is no force, there is no work done. If there is no work done, the potential energy is zero. So if the isolated charge is taken from any point to any point in absence of electric field, the work done is zero and the potential energy is calculated by work done, then it is zero. So in absence of electric field, the potential energy is zero for single charge. But in presence of external electric field, अगर कोई electric field है, number one का second part, in presence of electric field, external electric field, मान लेते हैं कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कुछ भी, मैं यूनिफॉर्म ले लेता हूं, और नाउ द चार्ज इज बीइंग टेकन फ्रॉम एनी. अब देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हर पॉइंट पे कोई ना कोई पोटेंशियल होगा. भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो पोटेंशियल होना ही है. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कोई ना कोई पोटेंशियल होगा. मान लेते हैं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल, जिस पॉइंट पे हम चार्ज को लेके आ रहे हैं, द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इज VA. मान लेते हैं इसका पोटेंशियल कितना है, VA. अब अगर हम चार्ज को यहां से इंफिनिटी से, वी आर ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, लेट इट इज Q1, मैं इसे यहां पे लेके आ रहा हूं. भैया देखिए कोई दूसरा चार्ज तो है नहीं, लेकिन इसका पोटेंशियल तो है. तो व्हाट इज द वर्क डन? वर्क डन इज इक्वल टू टेस्ट चार्ज. टेस्ट चार्ज मतलब दैट हैज टू बी टेकन. कौन से चार्ज को लिया जा रहा है? Q1 को VA into VA. This is work done. So what is the potential energy? Q1 into VA. This is the potential energy in presence of electric field. और absence of electric field में बिल्कुल एनर्जी नहीं, बिल्कुल पोटेंशियल एनर्जी नहीं. तो this is the case of the single charge. सिंगल चार्ज के लिए आपने प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा तो Q1 into VA, क्योंकि कुछ तो पोटेंशियल होगा, आपने VA से मल्टीप्लाई कर दिया. अभी आप क्या करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए दो चार्जेस के सिस्टम की बात करते हैं. एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ two charges. अब देखिए फिर से हम करते हैं इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं कि ये है एक स्पेस है x y z, तीन कोऑर्डिनेट, तीन एक्सिस है. एक चार्ज को हम सबसे पहले A पॉइंट पे लेके आए. मान लेते हैं कि इसका जो डिस्टेंस है वो RA है या R1 है. What is the work done to bring that charge? Zero. Because the external electric field is zero. So number one, work done to bring Q1 at A in absence of electric field is zero. That is W1 is equal to zero. अब क्या होगा भाई, अब ये जो Q1 है ना, ये अब आके फिक्स कर दिए. अब इसके चारों ओर ये अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर. दूसरे चार्ज को, Q2 चार्ज को हम कहां से ला रहे हैं? इंफिनिटी से ला रहे हैं. किस डिस्टेंस पे लेके आ रहे हैं? R2 डिस्टेंस पे. मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितना हो गया? R12. अब इसमें वर्क डन करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि पहला वाला चार्ज ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया है. इसका मतलब B पॉइंट पे निश्चित रूप से एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो चुका है. किसके कारण से? Q1 के कारण से. नाउ वर्क डन to bring Q2 at B. W2 देखिए कितना होगा. अभी टेस्ट चार्ज कौन सा है, ला किसको रहे हैं? Q2 into टेस्ट चार्ज. और पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल at B ड्यू टू, बोलिए, Q1. तो कितना हो जाएगा भाई W2? Q2 into E into Q into VB. Q2 into 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 upon R12. तो W2 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R12.
तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? द टोटल वर्क डन W1 प्लस W2। तो बताइए कितना हो जाएगा? 0 प्लस 1/4πε0 Q1 Q2/R12। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टू चार्जेस सिस्टम। अभी अगर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी क्या होगा? उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां पे ऑलरेडी एक पोटेंशियल होगा VA, यहां पे एक ऑलरेडी पोटेंशियल होगा क्या? VB। इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में दो टर्म्स और जुड़ जाएंगे। एक तो ये रहेगा ही रहेगा 1/4πε0 Q1 Q2/R12, क्योंकि ये तो इसकी वजह से, प्लस Q1 VA प्लस Q2 VB। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द इन द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पहले से होगा तो यहाँ पे एक ऑलरेडी पोटेंशियल रहा होगा, यहाँ पे एक ऑलरेडी पोटेंशियल रहा होगा, तो उसके अगेंस्ट भी तो काम करना पड़ेगा। आज सोचिए जब पहले वाले चार्ज को लाए तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तब W1 कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। जब दूसरे वाले चार्ज को लाए तो ये वर्क डन तो रहेगा किसकी वजह से? पहले वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ये वाला वर्क डन किसकी वजह से रहेगा? ये वाला वर्क डन रहेगा जो पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड रहा हुआ है उसकी वजह से। यानी VA एंड VB आर द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A एंड B ड्यू टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से समझ लीजिए, ये देखिए जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो पहले चार्ज को लाने में कोई भी काम नहीं करना पड़ा, दूसरे चार्ज को लाने में काम करना पड़ा, क्योंकि पहले वाले चार्ज ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया था, फिर हमने टोटल कर दिया आपका ये आगे। लेकिन अगर पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड था इस स्पेस में तो हर पॉइंट का कोई ना कोई पोटेंशियल होगा। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर VA है तो वर्क डन ऑलरेडी Q1 × VA हो जाएगा, पहले लाने में करना पड़े। इस वाले पे Q2 × VB ऑलरेडी होगा, लेकिन एक इसने भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, एक पोटेंशियल इसने भी तो क्रिएट किया, एक उसके कारण होगा। तो नाउ दिस इज द electric field in presence of, it is the electrostatic potential energy in presence of electric field। अब मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में कुछ ऐसे क्वेश्चंस जैसे मान लेते हैं कि दो चार्जेस के सिस्टम का अगर कोई क्वेश्चन आया तो उसका कॉन्सेप्ट कैसे आप डेवलप करोगे। जैसे मान लेते हैं कि ये आपका एक न्यूक्लियस है। आपने रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, जिसमें कि साइज ऑफ न्यूक्लियस बताते हैं। मान लेते हैं कि ये एक न्यूक्लियस है Ze, और यहां से आप एक अल्फा पार्टिकल को क्या कर रहे हो? अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो 2e होता है। एक अल्फा पार्टिकल को कुछ एनर्जी के साथ, मान लेते हैं k काइनेटिक एनर्जी के साथ, आप इसे इसके ऊपर मार रहे हो। यू आर जस्ट बम्बार्डिंग द अल्फा पार्टिकल डायरेक्टली टू द न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड फॉइल। तो कैसे आप इसकी डिस्टेंस निकाल लोगे कि कहां तक जाएगा, यानी इसका रेडियस कैसे निकाल? आप मुझे बताइए, ये अभी अल्फा पार्टिकल कहां पे है? इंफिनिटी पे है। इसके पास कौन सी एनर्जी दे रहे हो आप? काइनेटिक। जब ये पास में जाएगा तो क्या होगा जरा बताइए? इन दोनों के बीच में रिपल्सन आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी में। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके ये वापस लौटेगा। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना हो जाएगा? मैक्सिमम जो k। जब यहाँ से ये काइनेटिक एनर्जी जब इसके पास जा रही है तो घट रही है या बढ़ रही है? बढ़ रही है, मैं घट रही है। घट रही है, किसकी वजह से? रिपल्शन की वजह से। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यानी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv² और व्हाटएवर इट इज, इफ इट इज गिवन k देन इट इज k। एंड व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? 1/4πε0 Q1 Q2/R। फिर आप ये R कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसे आप कहते हो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। आप R कैलकुलेट कर लोगे। दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मान लेते हैं, एक पार्टिकल है R डिस्टेंस पे है, इसका चार्ज Q है, इसका चार्ज Q है, इसका मास m है, Q1 Q2 है, इसका मास m2 है। R डिस्टेंस पे पकड़े हुए हैं, रिलीज कर देते हैं, तो इंस्टेंट काइनेटिक एनर्जी निकालनी है आपको। इंस्टेंट काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल की इंस्टेंट काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? देखिए फिर से अभी कब आपके पास कौन सी एनर्जी है? आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। पहले रखा हुआ है आपने, छोड़ दिया आपने, तो ये तो रिपल करेंगे ना, तो काइनेटिक एनर्जी में इनफाइनाइट जाके सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी है कितनी भाई? 1/4πε0 Q1 Q2/R12।
आर आर। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। अगर ये आइडेंटिकल पार्टिकल्स होंगे तो आप अपने हिसाब से निकाल लेंगे। तो दिस इज द कंजर्वेशन लॉ, जिसे आप लगा सकते हो, जिसमें आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को आपस में क्या कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, एक तो ये कर सकते हैं आप। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं वर्क डन। जैसे अब आपको मैं एक काम करता हूं, मैं आपको तीन चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पहले समझाता हूं, इन प्रेजेंस और इन एब्सेंस, और उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करते हैं, एक जनरल क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। करेंगे तो आप अपने आप से, बुक्स आपके पास हैं। अगर तीन सिस्टम ऑफ चार्जेस का है, मान लेते हैं, फटाफट करेंगे क्योंकि ये सिलेबस में इसका डेरिवेशन नहीं है, एक्स वाई और जेड। सबसे पहले चार्ज को यहां लेके आएंगे ए पॉइंट पे, Q1 चार्ज को। बताइए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, 0। फिर Q2 चार्ज को लेके आएंगे तो W1 तो 0 हो गया। W1 कौन सा हुआ, चार्ज Q1 को A पे लाने के लिए, तो W1 0 हो गया। W2 चार्ज Q2 को B में लाने के लिए कितना हो जाएगा जरा बताइए, 1 अपॉन मतलब Q2 इंटू पोटेंशियल ऑफ V ऑफ Q1 एट B। तो कितना हो जाएगा जरा बताइए, 1/4πε0, अभी निकाला है आपने, Q1 Q2 अपॉन R12। मान लेते हैं ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक क्या है, R12 है। दिस इज W2। अब तीसरे चार्ज को ला रहे हैं हम यहां पे। अब W3 कितना हो जाएगा जरा बताइए, खुद से बताइए। मान लेते हैं ये डिस्टेंस R13 है, ये डिस्टेंस R23 है। तो बताइए W3 इसको लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। टेस्ट चार्ज कौन था, Q3। किसकी वजह से, पोटेंशियल A और B, V ड्यू टू Q1 प्लस Q3 V ड्यू टू Q2, क्योंकि ये तो ऑलरेडी रह चुके हैं। तो W3 कितना हो जाएगा जरा बताइए, Q3 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R13, Q3 अंदर आ जाएगा, प्लस 1/4πε0 Q2 Q3 अपॉन R23, Q1 Q3 अपॉन R13, Q2 Q3 अपॉन R23। यानी इसको जब हम लेके आए तो इसकी वजह से भी वर्क डन करना पड़ा, इसकी वजह से भी वर्क डन करना पड़ा, ये दोनों वर्क डन। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी जरा बताइए, W1 प्लस W2 प्लस W3। देखिए कैसे आया, 1/4πε0 तो आ गया कॉमन लिखने का तरीका, Q1 Q2 अपॉन R12, Q2 Q3 अपॉन R23, फिर Q3 Q1 अपॉन R31। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थ्री चार्जेस। और अगर ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में होते तो तीन और जुड़ जाते, एक तो Q1 इंटू वी ए, दूसरा Q2 इंटू वी और तीसरा Q2 इंटू Q3 इंटू VC। क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी इन पॉइंट पे फिर से क्या होते, पोटेंशियल्स होते। समझ रहे हैं आप लोग। आप इस सिस्टम को रिलीज कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, लाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कैसे क्वेश्चंस आते हैं सर, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, 3 वाला भी। और अगर मान लेते 4 चार्जेस का सिस्टम होता तो कैसे होता भाई, कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 है मान लेते हैं। 4 चार्जेस का होता तो क्या होता, फॉर्मूला बनता 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12, ये वाला बन गया, प्लस Q2 Q3 अपॉन R23, फिर Q3 Q4 अपॉन R34, फिर Q1 Q4 अपॉन R14। और भी कुछ बनता, Q1 Q2 अपॉन R12 ठीक हो गया, Q2 Q3 अपॉन R13 ठीक हो गया, ये R34 हो गया, ये R14 हो गया। इसके अलावा भी कुछ बनता, Q1 Q3 और Q1 Q3 अपॉन R13, वेरी गुड, Q1 Q3 अपॉन R13 और Q2 Q4 अपॉन R24। यानी जितने कॉम्बिनेशन बनते हैं उन सब का एडिशन 1/4πε0 से मिला के पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है।
अब मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ, लेट मी सॉल्व वन क्वेश्चन। दो तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ आपको। मान लेते हैं कि एक सिस्टम है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसे आप घर पे करेंगे, मैं आपको उसको समझा रहा हूँ खाली से। इट इज अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस एट इक्विलेटरल ट्राइंगल। फाइंड द वर्क डन। आपको वर्क डन फाइंड करना है इन सारे के सारे चार्जेस को ऐसी जगह रखने में जहां आधा ऐसे इक्विलेटरल ट्राइंगल में जिसकी साइड a/2 हो जाए। You will have to find the work done to move these charges and set to the vertices of the triangle whose side is half of the side of the original triangle. तो only one formula is there. याद रखिएगा, वर्क डन निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है UF माइनस UI, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। मैंने आपको लास्ट ईयर भी बताया, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। यानी आप फाइनल निकाल लीजिए और इनिशियल निकाल लीजिए। फाइनल का मतलब छोटे वाला, ये फाइनल है। इनिशियल का मतलब बड़ा वाला। तो कैसे निकलेगा जरा बताइए। छोटे वाले के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, कितना आ गया भाई, Q1 Q2 मतलब Q स्क्वायर अपॉन a/2। a स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर नहीं, Q स्क्वायर अपॉन फिर a/2, फिर Q स्क्वायर अपॉन फिर a/2 माइनस Q स्क्वायर अपॉन a प्लस Q स्क्वायर अपॉन a प्लस Q स्क्वायर अपॉन a। क्या कॉमन आ गया जरा बताइए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, पहले से था। Q स्क्वायर कॉमन आ गया, बल्कि 3Q स्क्वायर कॉमन आ गया, एक जैसे हैं। और a भी कॉमन आ गया। यहां कितना बचा बताइए, 2 + 2 + 2 6 बच गया। यहां क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 3 बाहर आ गया है तो 1 बचा। तो आंसर कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 15Q स्क्वायर अपॉन a। इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन कैलकुलेशन, मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था कि W = UF माइनस UI। ऐसे ही क्वेश्चन मुझे और याद आ रहा है, ये A है, ये A है, यहां पे Q है, यहां पे 2Q है, यहां पे फिर Q है। फिर इस चार्ज को यहां से उठा के यहां 2A पे रख दिया है। बताइए वर्क डन कितना होगा। कर लेंगे इसे। पहले सिस्टम ऐसा है, देखिए ये A है, ये है, तो ये कितना हो गया, a√2। तो इस सिस्टम का अगर पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल लेंगे तो वो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। फिर आपने इस चार्ज को यहां रख दिया, अब ये यहां कितना रख दिया 2A पे, तो ये A हो गया, ये 2Q चार्ज यहां आ गया। अब ये फाइनल पोजीशन हो गई इसकी। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल देंगे तो ये फाइनल हो जाएगी। फिर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को माइनस करेंगे तो वर्क डन निकल आएगा। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस जो आपके एनसीईआरटी में हैं और आपके रिफ्रेशर में हैं, आप इसे करेंगे। दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। टुमारो और द डे आफ्टर वी विल टेक इलेक्ट्रिक डायपोल एंड ऑन इन सिंगल डे वी विल कंप्लीट इलेक्ट्रिक डायपोल। और इलेक्ट्रिक डायपोल क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में है, वो पहले चैप्टर में है, इसलिए इलेक्ट्रिक डायपोल आपका अगर कोई टेस्ट होता है तो उसका हिस्सा होगा। तो प्लीज आप इसे कंप्लीट करें और इसको रिवाइज करें। ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का टेस्ट हालांकि आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है सेकेंड चैप्टर है, तो अगर टेस्ट लेंगे तो पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर का अलग अलग टेस्ट होगा। तो दिस टेस्ट विल बी टेकन ऑन द सेकेंड राउंड। द फर्स्ट राउंड विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स इंक्लूड्स इलेक्ट्रिक डायपोल आल्सो। तो इसके बाद हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल का क्लास रहेगा। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।